हेलो गाइस, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल नेगी। मैं दोस्तों आपके बीच आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों ये इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आज हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति कि भारत की भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत जो है विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है और भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं लगती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वीप क्या होते हैं और प्रायद्वीप क्या होते हैं, चैनल क्या होते हैं और जल संधि क्या होती है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, आपको मजा आएगा पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ज्योग्राफी का और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति कि भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे क्या है, अर्थ यानी कि पृथ्वी है और पृथ्वी को कितने गोलार्धों में डिवाइड किया गया है? चार गोलार्ध कौन कौन से है? एक तो आपका 0 डिग्री अक्षांश करता है यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है। ठीक है, ये ठीक है। तो हो गया हमारे पास एक गोलार्ध हो गया हमारे पास यहां से ऊपर, एक हो गया यहां से नीचे 2, एक हो गया यहां से 3 यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो टोटल कितने गोलार्ध हो गए हमारे पास? 4 पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्ट, तो होते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो टोटल गोलार्ध हो गए हमारे पास 4। अब यहां से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है आगे एग्जाम के लिए। यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपने टिक कहां पे करना है? जो मैंने ये आपके पास यहाँ पे प्यारा भारत बनाया है, ये जो आपका सिंबल है ये शेप। ठीक है, ये शेप जो है ये आपकी कहां पे बनी है? 0 डिग्री अक्षांश से यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे? मैंने पूछा है कि भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है। तो वहां पे ऑप्शन आएगा उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो आपने टिक कहां पे करना है? उत्तरी गोलार्ध में। देखो यहाँ पे, यहां से ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, तो आप कहां पे टिक करोगे? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बात करते इसके बाद सेम क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आता है और वहां पे ऑप्शन आते हमारे पास, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है और वहां पे ऑप्शन हमारे पास आते हैं उत्तर पूर्वी ए ऑप्शन, उत्तर पश्चिमी बी ऑप्शन, पश्चिमी दक्षिणी सी ऑप्शन और पूर्वी दक्षिणी डी ऑप्शन। तो आपने टिक कहां पे करना है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर। ठीक है, आगे सभी समझिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके बाद कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर तक यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका, मैंने क्या बोला है कि जो लाइन थी यहाँ पे इस तरह इंडिकेट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो किस लाइन तक आ रहा है? 8 डिग्री, और लास्ट में जो आपका जम्मू कश्मीर अटैचमेंट कर रहे हैं यहाँ पे वो कर रहा है आपका 37 डिग्री पे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, जो ये लाइन है जिस तरह खींची है नीचे। ठीक है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका 68 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और यहाँ पे खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है,
तो आपने ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आता है आगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए कि इनमें जो डिफरेंट कितने का आता है, यहाँ पे इनमें यानी कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है इसमें डिफरेंट कितने का आता है 68 और 97। तो आपने क्या करना है इसमें 97 माइनस करना आपने 68, तो आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, हम 30 ले लेते हैं। ठीक है, 30 ले लेंगे तो एक देशांतर को पार करने के लिए पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट। आपके समझ आ रहा है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो 68 बोला है कि जो गुजरात का जो कोना है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था देशांतर रेखा इस तरह यहाँ पे 180 है, तो वो आपकी जो गुजरात जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो वहां से 68 पे स्टार्ट हो रहा है और 97 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला है यहाँ पे तेज का डिफरेंट आ रहा है, तेज का डिफरेंट आ रहा है, तो पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने के लिए समय लगता है 4 मिनट का। तो हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120, और 120 में मिनट एक टोटल मिनट हो गए, और घंटे कितने होते हैं इसमें 2 घंटे, तो यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंट आ रहा है, जबकि भारत का समय पूरे स्टेट में इक्वल है। क्या है? इक्वल है टाइम। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 1 बज रहा है और यहाँ पे 2 बज रहे, ऐसा तो नहीं है ना। तो भारत में इक्वल टाइम है। इक्वल टाइम कैसे है कि भारत का जो समय लिया गया है 82.5, भारत का जो समय है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है, और ये कहां से लिया गया है? एक रेखा गुजरती है भारत में 82.5 देशांतर रेखा, जिसका नाम रखा गया है IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से है? वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 5 राज्य है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि जो 82.5 जो देशांतर रेखा है वो भारत से कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है, मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजरती है। और स्टेट कितने आती है इसमें? 5, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सॉरी हाँ उत्तर प्रदेश हो गया आपका, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बात करते इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट। यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत का जो समय है, जो ये अपना भारत है, इस भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, यानी कि जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है या ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच से ये समय लिया गया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहां से ग्रीनविच से लेकर ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे कैसे आगे है? मैंने आपको बताया था, पूर्व में टाइम आगे है और पश्चिम में टाइम पीछे है, यानी कि यहाँ पे टाइम आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो भारत का समय जो यहाँ से कितना आगे? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे कैसे आगे है? यानी कि हमारे पास भारत में समय लिया गया है 82.5 देशांतर रेखा से। ठीक है, 82.5 देशांतर रेखा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास आ जाएंगे 5.5 घंटे। कैसे आएंगे? देखो जरा यहाँ पे 82.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि एक देशांतर को पार करने के लिए पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट का। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 328। ठीक है, जब पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तो हाफ के लिए कितना लगेगा, यानी कि आधा के लिए कितना लगेगा? 2 मिनट का समय। तो हम 2 इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 330। अब 330 हमारे पास टोटल मिनट आ गए। अब इसके घंटे बनाने, तो 60 पंजे कितना होता है? 300 आ गए हमारे पास। ये कितना है? 330। तो 5 घंटे तो हमारे पास आ गए, और 30 मिनट हम और छोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 5.5 घंटे। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है इस तरह लिखा हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? तो
कितना आ गए 5.5 घंटे आ गए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि भारत में जो 4 डायरेक्शन बनाई गई है, ठीक है, नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इनमें बताया गया है कि उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है और पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है और पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है और दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, इंदिरा कॉल। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आएगा इंदिरा कॉल, और एक कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद पूर्वी बिंदु कौन सा है, वालंगू, जिसे कहा जाता है किब्तु भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहां पे, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सरगे, जिसे बोलते हैं गोरमोता। ठीक है, कहां पे, ये गुजरात में है। उसके बाद भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पे, ये कहां पे, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कहां पे, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसे पहले पिगमिलियन भी कहा जाता था। इसे पहले पिगमिलियन भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आता है पिगमिलियन। और ये भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, यहां से ये वाला जो आपका एरिया है, जो आपका इंदिरा पॉइंट है, वो यहां से कितना दूर है, 876 किलोमीटर। कितना है, 876 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि भारत की जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक टोटल जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, तो आएगा 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी है, तो आएगा 2933 किलोमीटर। कितना आएगा, 2933 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि जो भारत है, ये पूरा जो भारत है, जिसका जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है, तो आएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, इसका भारत का। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है, इस वर्ल्ड में इस भारत का क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है, तो आएगा 7वां नंबर। ठीक है, और इससे 6 बड़े कौन कौन से हैं, एक तो आपका रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, और आपका ब्राजील, और आपका नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, और 7वां आपका इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहां से, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट एरिया घेरता है, तो आता है 2.42%। ठीक है, 2.42% एरिया घेरता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, या इससे पहले क्वेश्चन आएगा कि भारत का नंबर कौन सा है विश्व में जनसंख्या में, तो आएगा दूसरा। ठीक है, भारत का जो है वर्ल्ड में जनसंख्या में कौन सा नंबर है, तो आएगा दूसरा। और फिर क्वेश्चन क्या आएगा इसमें कि भारत का जो पॉपुलेशन में विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आएगा 17.5%। ठीक है, 17.5
5%। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। दूसरा स्थान किसमें इसका, भारत का जो है विश्व में जनसंख्या में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और ये कितना परसेंट एरिया घेरती है टोटल पूरे वर्ल्ड में, तो आता है 17.5%। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के कितने पड़ोसी देश है जिनकी सीमाएं जो है भारत के साथ लगती है, तो आएगा भारत के 7 कंट्रीज है जिनकी सीमाएं जो भारत के स्टेट के साथ लगती है। कौन कौन से देश है, तो आता है सबसे पहले अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और आपका म्यांमार। कितने हो गए, 7। टोटल कितने हो गए, 7। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमाएं किस देश के साथ लगती है, या भारत की सीमाएं किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है। ठीक है, तो किसकी लगती है, बांग्लादेश। इन 7 में से, इन 7 जो आपके पड़ोसी देश है, इन 7 पड़ोसी देशों में से सबसे अधिक सीमा जो है भारत के साथ किसकी लगती है, तो लगती है बांग्लादेश की। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की सीमाएं लगती है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम लगती है भारत के साथ, वो लगती है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, सबसे अधिक सीमा लगती है भारत के साथ किसकी लगती है, बांग्लादेश, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसकी बात करते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 7वां नंबर है वर्ल्ड में, और जनसंख्या में दूसरा है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और कितना परसेंट एरिया घेरती है सब कुछ बता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि जो भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आएगा 15,200 किलोमीटर। ये है भारत के मुख्य स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, स्थल सीमा की लंबाई है ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद भारत के मुख्य तटीय भाग और द्वीपों समेत, यानी कि जो लक्षद्वीप है, जितने भी आपके द्वीप है, उन मिलाकर कितने किलोमीटर है इनकी लंबाई, तो आएगा 7,516 किलोमीटर। ठीक है, भारत के तटीय सीमा की लंबाई और द्वीपों समेत जो टोटल लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, यानी कि जो तट वाला एरिया है, इसमें जो लैंड वाला जो एरिया है उसकी लंबाई कितनी है, वो आएगा 6100 किलोमीटर। कितना आएगा, 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब बात करते हैं इसके बाद कि द्वीप क्या होते हैं और प्रायद्वीप क्या होते हैं। द्वीप क्या होते हैं और प्रायद्वीप क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। द्वीप और प्रायद्वीप। ठीक है, द्वीप क्या होते हैं, द्वीप होते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप है, इसके चारों ओर आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं उसे द्वीप कहा जाता है। ठीक है, और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है और एक ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। ये देखो आपके सामने यहाँ पे जलीय क्षेत्र है, यहाँ पे जलीय क्षेत्र है और यहाँ पे जलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये तीनों ओर से जल से घिरा और एक साइड से आपका
स्थल से गिरा है तो इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद कि भारत की जो सबसे अधिक तटरेखा किसके साथ लगती है। ठीक है, यानी कि भारत का कौन सा स्टेट है या भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक तट के साथ लगती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें ध्यान रखना है कि भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है भारत के समुद्री तट के साथ लगती है। अब ये सारे क्या है, तट वाला एरिया है, यानी कि समुद्री तट वाला एरिया है। तो कितने स्टेट है, तो आएंगे 9 स्टेट, यानी कि 9 स्टेट है। 9 स्टेट कौन कौन से है, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 9 स्टेट हो गए। अब इस 9 स्टेट में से क्वेश्चन आता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है समुद्री तट के साथ। ठीक है, तो कौन सा राज्य है वो, तो आएगा गुजरात। कितनी लगती है, 1663 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1663 किलोमीटर की सीमाएं लगती है सबसे अधिक। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दूसरे नंबर पे किसके साथ लगती है, तो आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और सबसे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आगे कि सबसे अधिक और सबसे कम तटरेखा किसके साथ लगती है। ठीक है, तो आता है गोवा के साथ लगती है कितनी, 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर तक लगती है। ठीक है, गोवा के साथ। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था प्रायद्वीप क्या होता था, जो तीनों ओर से जल से घिरे हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक समुद्री तट रेखा के साथ लगने वाला राज्य कौन सा है, तो आता है आंध्र प्रदेश, क्योंकि प्रायद्वीप में आता है हमारे पास। ठीक है, ये प्रायद्वीप में आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक लगती है तट रेखा के साथ, तो आता है आंध्र प्रदेश। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है समुद्री तट रेखा के साथ, तो आता है गुजरात। कितनी, 1663। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि चैनल और जल संधि क्या होती है। चैनल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये महाद्वीप और मिनिकाय के बीच कौन सी चैनल रेखा गुजरती है या कौन सी जल संधि है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है कि चैनल क्या होता है और जल संधि क्या होती है। चैनल और जल संधि, ठीक है, ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, ध्यान रखना आपने। चैनल और जल संधि क्या होती है, जब दो जलीय क्षेत्र को जोड़ते हैं तो उसे जल संधि कहते हैं, और जब दो स्तरीय क्षेत्र को ये अलग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, जल संधि। यानी कि संधि का क्या मतलब होता है, यानी कि दो जलीय क्षेत्र को जोड़ना और दो स्तरीय क्षेत्र को अलग करना, इसे क्या कहा जाता है, जल संधि या चैनल कहा जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या आगे, इसमें डिफरेंट ये है कि जो चैनल है वो आपका ब्रॉड होता है, यानी कि अधिक चौड़ा होता है और अधिक गहरा होता है। ये चौड़ा होता है अधिक और ये कम चौड़ा होता है, यानी कि संकीर्ण, कम चौड़ा। ठीक है, ये कम चौड़ा से ये अधिक चौड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब जहाज वगैरह ट्रेवल करते हैं, ठीक है, जब जहाज चलते हैं ना इसमें पानी में चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो चैनल है वो आसानी से चल सकते हैं। यहाँ पे अधिक जो चैनल है वो अधिक चौड़ा होता है और अधिक गहरा होता है, यानी कि डेप्थ। ठीक है, और जो आपका जल संधि है वो कम चौड़ा होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यहां से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि 8 डिग्री जो चैनल रेखा है वो किससे होकर गुजरती है, तो आता है महाद्वीप और मिनिकाय के मध्य से होकर 8 डिग्री चैनल रेखा गुजरती है। ठीक है,
8 डिग्री चैनल रेखा किन किन से होकर मध्य से होकर गुजरती है, तो आता है मालदीव और मिनिकॉय। उसके बाद 9 डिग्री चैनल रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है, तो आता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल रेखा किन दो मध्य से होकर गुजरती है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। उसके बाद 10 डिग्री चैनल रेखा किन दो मध्य से होकर गुजरती है, तो आता है अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और छोटा अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कोको द्वीप ये गुजरता है म्यांमार और अंडमान के मध्य से होकर गुजरता है कोको द्वीप। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे ग्रैंड चैनल जो है कहां से होकर गुजरता है, ये गुजरता है आपका सुमात्रा और निकोबार के मध्य से, सुमात्रा और निकोबार के मध्य से होकर गुजरता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पाक स्टेट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखना आपने, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो आता है पाक स्ट्रेट, जिसे बोलते हैं पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है, और इस पाक स्ट्रेट के पास यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, और इस मन्नार की खाड़ी में क्या है, यहाँ पे आदम ब्रिज है, यानी कि आदम पुल है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि आदम ब्रिज कहाँ पर स्थित है या पाक स्ट्रेट कहाँ पे स्थित है, तो आपने ध्यान रखना तमिलनाडु वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी भी आपकी तमिलनाडु पे है। ठीक है, आगे बात करते इसके बाद नेक्स्ट कि भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो आएगा राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, तो आएगा सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम की कैपिटल कहाँ पे, गंगटोक। ठीक है, उसके बाद आता है कि भारत का जो है सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, जहां पर सर्वाधिक आबादी है, शहर है, जहां पर सर्वाधिक पॉपुलेशन है, वो कौन सा राज्य है भारत का, तो आएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आएगा सिक्किम। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे पहले क्या बोला था कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा था, राजस्थान, और सबसे कम था गोवा। और सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, तो आएगा यूपी, और सबसे कम है आपका सिक्किम। शायद मुझसे गलती होगी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते इसके बाद कि भारत का सबसे अधिक डेंसिटी पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे अधिक डेंसिटी पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, तो आएगा बिहार। बिहार में कितने लोग रहते हैं, वहां पे 1102, यानी कि ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो आएगा बिहार। वहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे पे इतने लोग रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। वहां पे रहते हैं 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गुजरात का कच्छ आएगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लद्दाख कर देते हैं। बच्चे लद्दाख का एरिया इससे कम है। ठीक है, इससे कम है, किससे, कच्छ से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है भारत का, गुजरात का कच्छ है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो आएगा पौंडुचेरी का माही। ठीक है, कौन सा है, सबसे छोटा जिला भारत का कौन सा है, तो आएगा माही। और ये माही कहां पे, पौंडुचेरी, इसको हम बोलते हैं आज की डेट में पुडुचेरी बोलती है, क्या बोलते हैं, पुदुचेरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुडुचेरी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये जो मैंने आज आपको ये टॉपिक करवाया है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना मैंने यहाँ पे बताया है, ये आप लोगों ने सारा का सारा कवर करना है।
ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद क्या बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा गुजरती है, यार कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपने ध्यान रखना है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा है लगती है, तो आता है रेड क्लिफ रेखा। और ये कब निर्धारित की गई थी, 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ था उस समय रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ निर्धारित की गई थी, यानी कि 15 अगस्त 1947। ठीक है, उसके बाद मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य होकर गुजरती है, तो आता है भारत और चाइना के साथ। ठीक है, भारत और चाइना के साथ कौन सी रेखा लगती है, मैकमोहन रेखा। और ये इस रेखा को कब निर्धारित किया गया था, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यानी कि 1914 से 1918 में हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, और सेकंड हुआ था आपका 1939 से 1945। ठीक है, 1945 तक। ठीक है, 2 विश्व युद्ध थे हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि डूरंड रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डूरंड रेखा पहले 1896 में 1896 में डूरंड रेखा गुजरती थी भारत और अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के साथ से होकर गुजरती थी पहले डूरंड रेखा, लेकिन एट प्रेजेंट में ये वर्तमान में गुजरती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो डूरंड लाइन है ये गुजरती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये जो अगर टॉपिक करवाया है बहुत ही इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो लास्ट तक पसंद आई होगी आप सभी को। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक तो दोस्तों बनता है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आई होप कि सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और साथ में बेल आइकन का बटन को जो है प्रेस करना है। ठीक है, ताकि आपको हमारी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक्स, टेक केयर।